दोस्तों, एक वर्किंग कैपिटल रिन्यूअल के लिए मेरे पास एक कंपनी उसकी सीएमए ईमेल की है। सीएमए के अंदर बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, फंड फ्लो ही नहीं, अपनी एमपीबीएफ भी कैलकुलेट करके दी है और वो बिल्कुल उसके लोन रिक्वायरमेंट से मैच भी हो रहा है। क्या आपके पास जब भी कोई कंपनी सीएमए भेजती है तो आपके दिमाग में भी ये सवाल उठती है कि सारे फाइनेंशियल्स अगर सीएमए से मिल जाती है तो फिर क्रेडिट ऑफिसर को अलग से बैंक का एक्सेल क्यों भरना पड़ता है? वो तो लगभग सेम टू सेम है ना। ऑडिटेड बैलेंस शीट का क्या जरूरत है? ये जानकारी भी तो सीएमए से मिल जाती है। क्या हम लोग अनसाइंड सीएमए एक्सेप्ट कर सकते हैं? सीएमए बनाना किसका काम है, बैंकर या कस्टमर? When I started working in credit, I always had these questions. मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि अगर आप हमारे साथ अगले 10 मिनट तक बने रहे तो आपके ये सारी उलझने काफी हद तक कम हो जाएगी। हम आपको ये भी बताएंगे कि सीएमए का कौन कौन सा हिस्सा बैंकर के लिए ज्यादा जरूरी है, कौन सा नहीं। उन हिस्सों में कौन कौन से फील्ड्स पे आपको ज्यादा ध्यान देना है और कैसे सीएमए से आपको काइट फ्लाइंग, कंपनी के ऑपरेटिंग साइकिल, फंड डाइवर्शन का एक अंदाजा हो सकता है। तो अंत तक जरूर बने रहिए। सीएमए यानी कि क्रेडिट मॉनिटरिंग अरेंजमेंट। हमने अपने बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस ट्यूटोरियल में ऑलरेडी डिस्कस की है कि अलग अलग किस्म के कंपनी यानी कि प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, प्राइवेट लिमिटेड, इन सब के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अलग अलग फॉर्मेट होते हैं। अब हर बैंकर तो चार्टर्ड अकाउंटेंट या एमबीए नहीं होता कि एकदम एक्सपर्ट के तरह उन सब से सारी जानकारी फटाफट निकाल ले। बैंकों के सुविधा के लिए टैंडन कमिटी के सिफारिश पर 1974 में यह स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट लाई गई थी सो दैट वी ऑल आर इन द सेम पेज। सीएमए बनाने का जिम्मेदारी है कंपनियों के, ना कि हमारी। हमें तो बस इसे वेरीफाई करना है और हाँ, कंपनी के ऑथराइज्ड पर्सन का सिग्नेचर भी उस पे जरूरी है। अगर आपने रजिस्टर्ड ईमेल आईडी से कंपनी सीएमए भेजती है तो सीएमए के साथ साथ उस ईमेल का भी प्रिंट आउट रखना भूलिए मत। सीएमए कंपनी द्वारा दी गई सूचना है जिससे लोन के बारे में प्राइमा फेसी डिसीजन लिए जा सकते हैं। बैंक के क्रेडिट एनालिसिस का एक्सेल इसलिए दोबारा भरना जरूरी है क्योंकि सीएमए पे आंख बंद करके भरोसा नहीं की जा सकती, खासकर करंट एसेट और करंट लायबिलिटी के क्लासिफिकेशन पर। हमारे क्रेडिट डिसीजन निर्भर करती है बैंक द्वारा दी गई एक्सेल के एनालिसिस पे। सीएमए से हमें अपनी खुद की बैलेंस शीट एनालिसिस करने के लिए बस मदद मिलती है। सीएमए डेटा इज यूज्ड ओनली फॉर फंड बेस्ड वर्किंग कैपिटल असेसमेंट। अगर कंपनी टर्म लोन या अन्य सारे सुविधाएं जैसे कि एलसी, बीजी मांग रही है तो सिर्फ सीएमए से काम नहीं होगा, बाकी इंफॉर्मेशन भी चाहिए। कंपनी वाले अगर ठीक से प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट भर देते हैं तो बाकी सब कुछ खुद ब खुद कैलकुलेट हो जाती है। सीएमए रिपोर्ट के 7 हिस्से होते हैं। कंपनी के एग्जिस्टिंग एंड प्रपोज्ड लिमिट, उसके साथ साथ उसका एसोसिएट या ग्रुप कंपनीज के एक्सपोजर, ऑपरेटिंग स्टेटमेंट जिसको हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से भी जानते हैं, बैलेंस शीट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ करंट एसेट एंड करंट लायबिलिटी, कैलकुलेशन ऑफ एमपीबीएफ, फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड फाइनली रेशियोज। अब सीएमए के ये सारे हिस्से क्या बैंकर के काम आते हैं? नहीं, इसमें सबसे ज्यादा काम आता है फॉर्म नंबर 1, 2 एंड 3, कैलकुलेशन ऑफ एमपीबीएफ और रेशियो एनालिसिस। ये दो हिस्से बैंकर के किसी काम का नहीं। क्यों? सीएमए में दिखाई गई एमपीबीएफ कंपनी हमेशा बैक कैलकुलेट करके एकदम उनके रिक्वायरमेंट से मैच करके ही देती है, तो कंपनी द्वारा निर्धारित एमपीबीएफ देखकर हमें कोई फायदा नहीं। उसी तरह रेशियो एनालिसिस भी देखना है हमें अपनी खुद की बनाई हुई बैलेंस शीट एनालिसिस के एक्सेल से, ना कि सीएमए से। इन दोनों हिस्से पर आप एक नजर डाल सकते हैं लेकिन ज्यादा वक्त बर्बाद करने का कोई जरूरत नहीं। फॉर्म 1 आपको कंपनी और उसके ग्रुप कंपनियों के बैंक फैसिलिटीज के बारे में बताती है। ये जानकारी बहुत जरूरी है क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों के सर्च एंड स्टेटस रिपोर्ट या फिर बैलेंस शीट से आपको रिलेटेड पार्टीज या ग्रुप कंपनियों के बारे में तो पता चल जाती है, लेकिन
पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरशिप कंपनियों के लिए ग्रुप्स या एसोसिएट कंपनी के बारे में पता करना बहुत मुश्किल है और वो जानकारी आपको यही से मिलेगी। अगर आप हर साल रिन्यूअल करने के टाइम ग्रुप कंपनियों का बैलेंस शीट पे एक बार नजर डालते हैं तो आपको पता चलेगा क्या आपके कंपनी ने आपके दिए गए लोन ग्रुप कंपनियों में निवेश की है। और एक बात का भी आप पता लगा सकते, कंपनियां अक्सर अपने ही ग्रुप कंपनियों के अंदर लेन देन करके अपनी ग्रॉस सेल्स को इंक्रीज कर लेती है। इस प्रक्रिया को काइट फ्लाइंग भी बोलते हैं। अगर आपको पहले से ग्रुप कंपनियों के नाम पता हो तो ईयरली रिव्यू के दौरान अकाउंट स्टेटमेंट से आप इस बात का पता लगा सकते हैं। फॉर्म 2 एंड 3, इसके बाद ऑपरेटिंग स्टेटमेंट यानी प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। ये दो आपके काम आएंगे सिर्फ प्रोजेक्शंस या एस्टिमेटेड फिगर्स के लिए, क्योंकि बैंक के बैलेंस शीट एनालिसिस भरने वक्त पिछले 2-3 साल के ऑडिटेड फिगर्स आपको ऑडिटेड बैलेंस शीट से उठानी है, ना कि सीएमए डेटा से। कृपया इस विषय में कोई शॉर्टकट मत लीजिए। फिर भी ऑपरेटिंग स्टेटमेंट में आप ग्रॉस सेल्स और नेट प्रॉफिट, बैलेंस शीट से टोटल एसेट और टोटल लायबिलिटीज को ऑडिटेड बैलेंस शीट से एक बार टैली कर लीजिए। कई बार कॉपी पेस्ट में भी गलती हो जाती है। एस्टिमेट्स या प्रोजेक्शंस के बारे में अगर बात करें तो आप में से अधिकतर लोग टर्नओवर मेथड से असेसमेंट करते होंगे, तो जाहिर है एस्टिमेटेड या प्रोजेक्टेड ग्रॉस सेल्स आप सभी के लिए काफी मायने रखती है। अगर आपको लगता है कि कंपनी अपने दिए गए सेल्स अचीव नहीं कर पाएगी तो ये बात आप कंपनी वालों को बताइए और रिवाइज्ड सीएमए मांग लीजिए। अगर ऐसा नहीं करके आपने असेसमेंट नोट में खुद से ग्रॉस सेल्स को कम दिखा के असेसमेंट की तो उसमें प्रॉब्लम हो सकता है। कैसे, बताता हूं। आपने अपने मर्जी से सेल्स तो रिवाइज कर दी, लेकिन प्रोडक्शन कॉस्ट और कॉस्ट ऑफ सेल्स का क्या होगा, उसे तो आपने रिवाइज नहीं की। मान लीजिए 50 लाख का सेल्स करने के लिए कंपनी ने सीएमए शीट में कॉस्ट ऑफ सेल्स को 40 लाख रुपए दिखाई थी। आपको लगा कि कंपनी मैक्सिमम 35 लाख का ही सेल्स अचीव कर पाएगी, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स भी उसी हिसाब से घटानी थी। ऐसा अगर नहीं की तो टेक्निकली कंपनी को तो लॉस में जाना चाहिए। ग्रॉस सेल्स अगर कम हो जाती है तो उम्मीद कर सकते हैं कि करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज के वैल्यूज भी बदल जाएंगे। इन दोनों के डिफरेंस होता है नेट वर्किंग कैपिटल, जो कि टर्नओवर मेथड के मार्जिन बन सकती है, लेकिन एनडब्ल्यूसी के वैल्यूज तो आपने रिवाइज नहीं की। देखिए, आपके एक छोटी सी गलती पूरी की पूरी असेसमेंट को कैसे गलत बना सकती है। अब ये सीएमए रिवाइज करने का सिरदर्द खुद पे मत लीजिए, ये काम कंपनी की है, ना ही आपके। फॉर्म 4, कंपैरिजन ऑफ करंट एसेट करंट लायबिलिटी स्टेटमेंट में दिखाए गए अदर करंट एसेट और अदर करंट लायबिलिटी के बारे में पूछताछ करना बहुत जरूरी है। कंपनियां बैंक से लोन लेती है इन्वेंट्री या डेटर्स को फाइनेंस करने के लिए। याद कीजिए, ड्रॉइंग पावर कैलकुलेट करने के लिए कंपनी के अदर करंट एसेट जैसे कि कैश या बैंक बैलेंस को कभी कंसीडर नहीं किया जाता, लेकिन प्रोजेक्शन सबमिट करते वक्त कंपनियां अक्सर इस बात को भूल जाती है। उसका नतीजा ये होता है कि मान लीजिए टोटल करंट एसेट है 100 लाख रुपीस, उसमें से अदर करंट एसेट हो गया 75 लाख और आपने कंपनी को 80 लाख का कैश क्रेडिट दे रखी है जो फुल्ली यूटिलाइज्ड भी है। ऐसे सिचुएशन का क्या मतलब है? मतलब बस यही है कि बैंक के पैसे उसने अदर करंट एसेट में लगाई और 31 मार्च को कंपनी के कैश क्रेडिट अकाउंट में ड्रॉइंग पावर नहीं थी। अदर करंट लायबिलिटीज में एक ऐसा एंट्री है जो हमें सबसे ज्यादा उलझन में डालती है, वो है इंस्टॉलमेंट इन टर्म लोन। इसके दो वजह है। कंपनियां इसको ठीक से दिखाती नहीं है। तो अगर फॉर्म 1 में आप देख रहे हैं कि टर्म लोन है तो यह इंस्टॉलमेंट में ढूंढना आपके लिए एक चेक पॉइंट होनी चाहिए। इसको करंट लायबिलिटी के तौर पे क्लासिफाई ना करने का मतलब आपके करंट रेशियो और नेट वर्किंग कैपिटल बिल्कुल गलत हो जाएगा। करंट एसेट के नंबर ऑफ मंथ्स को जोड़ के करंट लायबिलिटीज के नंबर ऑफ मंथ से घटाने से ऑपरेटिंग साइकिल का एक अंदाजा हो जाएगा। उससे
आपको समझ में आ जाएगा क्या वाकई में आप टर्नओवर मेथड में कंपनी के असेसमेंट कर सकते हैं या कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा। आपको याद दिला दूं, टर्नओवर मेथड का कॉन्सेप्ट संपूर्ण रूप से ऑपरेटिंग साइकिल के ऊपर निर्भर करती है। आपके बैंक द्वारा एक्सेप्टेड ऑपरेटिंग साइकिल, जो कि 90 दिन या 120 दिन कुछ भी हो सकता है, बहुत ज्यादा वेरी करने से आपको दूसरा तरीका अपनाना पड़ सकता है। फॉर्म नंबर 6। अब बात करते हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। इस हिस्से को भी इन डेप्थ स्टडी करना जरूरी नहीं है, क्योंकि हो सकता है जैसे ही आप ऑडिटेड बैलेंस शीट देखकर बैंक का एक्सेल बनाएंगे तो ये सब कुछ बदल जाए। बस इसको एक झलक देख लीजिए, फिर आपको यह समझ में आ जाएगा कि शॉर्ट टर्म फंड लॉन्ग टर्म फंड में डाइवर्ट हुई है या नहीं। लॉन्ग टर्म सरप्लस या डेफिसिट का ये वाला फील्ड आपको इसका अंदाजा दे पाएगा। अगर यह फिगर्स नेगेटिव है मतलब फंड डाइवर्शन हुई है, अगर पॉजिटिव है मतलब ऑल इज वेल। बैंकर और कस्टमर के फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए ऐसे कई सारे वीडियोस हम लोग बनाते रहते हैं। उनमें से कुछ वीडियोस आपके स्क्रीन में है। ये सारे वीडियोस किताबों से काफ़ी हटके हैं, तो आप इन सभी को ज़रूर देखिए। अंत तक बने रहने के लिए शुक्रिया। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।